नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं 11th क्लास बिजनेस स्टडी। वहाँ पे आपको जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगी इससे पहले की। बाकी अगर आप नए हैं तो यार सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जो है आपने दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके और जो भी अपडेट है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो है आपका बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको गुड्स और सर्विस, इसको थोड़ा सा आपने क्लासीफाई पढ़ना है कि एक्चुअली में गुड्स क्या होते हैं और सर्विस क्या होते हैं। तो इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। तो आप गुड्स एंड सर्विस में इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो कह रहा है गुड्स कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड टू बायर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। कहने का मतलब है कि जो फिज़िकल फॉर्म में दिखाई दे प्रोडक्ट उसको हम गुड्स कहते हैं, और साथ साथ जो है इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है सेलर से बायर। कहने का मतलब अगर मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ तो इसका मतलब है अब आप उसके ऑनर हो चुके हो और मैं एज अ सेलर हूँ तो मैंने ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब आप चाहे तो वो फ़ोन किसी और को बेच सकते हैं। तो गुड्स में कहीं ना कहीं ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है सेलर से बायर के पास। सर्विस की बात करें तो कह रहा है सर्विस आर दोज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड एसेंशियली इंटेंजिबली एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन वांट एंड आर नॉट द नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है सामने वाले की सेटिस्फैक्शन एंड वांट्स पे डिपेंड होता है। जैसे अगर मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ ऑफलाइन, जिसमें मैं बच्चों को क्लासेस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, तो उस केस में मैं जो है सामने वाले की सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड काम कर रहा हूँ और उनको उसी तरीके की जो है सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस टाइप की सर्विस में जो है इसमें प्रोडक्ट की सेल नहीं किया जाता है और ना ही किसी तरीके की सर्विस को सेल किया जाता है। सामने वाले के सेटिस्फैक्शन लेवल को एज अ वांट्स को जो है नेसेसरी फुलफ़िल किया जाता है और बदले में चार्ज किया जाता है। और बात करें सेकंड पॉइंट नेचर की तो कह रहा है गुड्स आर फिजिकली ऑब्जेक्ट, और जैसा कि सर्विस के बारे में बोल रहा है कि सर्विस कैन बी एक्टिवली एज द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल रेलवे जर्नी, जैसे आप बस जर्नी हो गया, रेलवे जर्नी हो गया, इसमें आपको क्या कह सकते हैं, अगर आप रेलवे से सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये कह सकते हैं कि भाई हम रेल से सफ़र करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रेल को परचेज़ कर लिया। बस से सफ़र कर रहे हैं, आपने बस की टिकट खरीदी है, तो बस की टिकट जो आपने खरीदी है तो इससे आप सफ़र कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ। अब बात कर लेते हैं टाइप्स। तो इसमें कह रहा है गुड्स आर होमोजीनियस हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, सर्विस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। इंटेंजिबिलिटी की बात करें तो गुड्स टेंजिबल है, जो कि दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए हम वर्ड वो यूज़ करते हैं सीन एंड टच। और बात कर लेते हैं सर्विस के रिगार्डिंग, तो सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है, तो ये बात भी आपको क्लियर है। इनकन्सिस्टेंसी की बात करें तो कह रहा है डिफरेंट कस्टमर गेटिंग द स्टैंडर्डाइज गुड्स। कहने का मतलब है अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग गुड्स होते हैं, लेकिन आप बात करें कि डिफरेंट कस्टमर हैव अ डिफरेंट डिमांड। जैसे कहने का मतलब ये है कि सर्विस में भी डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं और उनकी डिमांड भी डिफरेंट ही होती है। इन्वेंट्री की बात करें तो गुड्स कैन बी कीप इन स्टॉक, गुड्स को आप स्टॉक के तौर पे रख सकते हो, लेकिन सर्विस को आप नहीं रख सकते। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस आ जाए कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विस, कितने टाइप्स की सर्विस होती है। एक होती है बिजनेस सर्विस, और एक होता है सोशल सर्विस, और एक होता है पर्सनल सर्विस। आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको बिजनेस सर्विस से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ना है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि बिज़नेस सर्विस क्या होता है, सोशल सर्विस क्या होता है और पर्सनल सर्विस क्या होता है। तो बिज़नेस सर्विस जो बिज़नेस से इंटरप्राइजेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विस। और अगर मैं बात करूँ सोशल सर्विस के बारे में, तो इसमें वॉलंटरली सामने वाले से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये हम एज अ वॉलंटरली काम करते हैं। ठीक है। एंड पर्सनल सर्विस से रिलेटेड विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली एंड डिफरेंट कस्टमर, दिस सर्विस नॉट द कंसिस्ट नेचर। इसमें आ जाता है आपका टूरिज़्म,
रिक्रिएशन सर्विस एंड रेस्टोरेंट, ये आपके पर्सनल सर्विस में आ जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में तो सिर्फ बिज़नेस सर्विस से रिलेटेड है, तो इसलिए हम बिज़नेस सर्विस को ही फॉलो करेंगे। बाकी की सर्विस के बारे में बस आपको डिटेल में नहीं समझना था, बेसिक समझना था, और बेसिक आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिज़नेस सर्विस के बारे में। तो कह रहा है कि दीज आर दो सर्विस विच आर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर कंडक्ट देयर एक्टिविटीज़। तो भाई साहब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइजेस की अलग अलग सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मैं बात करूं बैंकिंग, यानी बैंक की बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस हो गई, वेयर हाउस जहाँ पे सामान को कीप स्टोर में रखा जाता है तो वेयर हाउसिंग हो गया, एंड जो कम्युनिकेट जो है यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विस हो गया। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग सर्विस के बारे में। तो कह रहा है बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। कहने का मतलब बैंकिंग का मतलब होता है जहाँ से लोगों के पैसे को एक्सेप्ट किया जाता है और लोन के तौर पे जो है सामने वाले को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदरवाइज, ठीक है। बैंक, अगर मैं बैंक के रिगार्डिंग बात करूं तो बैंक में कह रहा है कि बैंक में बी डिफाइंड एज अ इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग द फंड, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट। तो ओबियसली जो बात मैंने ऊपर बोली है वही यहाँ लिखी हुई है कि वो लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करते हैं, लोन के तौर पे लैंडिंग फ़ंड का काम उनका होता है और इनको इन्वेस्टमेंट करके जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 4 टाइप्स ऑफ बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक, एक कॉरपोरेटिव बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जब आप 12th में आओगे तो सेंट्रल बैंक के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बाकी कॉमर्शियल बैंक आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, 12th में भी पढ़ोगे, कॉपरेटिव बैंक यहीं पढ़ लेना, कोई बात नहीं। 1 बाय 1 अगर हम एक एक करके बात करें सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या कहता है। कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कहने का मतलब है कि जो कॉमर्शियल बैंक है ये इस्टेब्लिश किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू, और दीज आर द इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद मनी एंड परफॉर्म द 2 फंक्शन। पहला काम एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड सेकेंड इज़ लैंडिंग फंड। कहने का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक के 2 ही फंक्शंस थे, एक तो पैसे को डिपॉजिट करना और दूसरा लोन के तौर पे सामने वाले को देना। इसके एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सभी जो हैं आपके कॉमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं यानी गवर्नमेंट जिसे कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, और जो प्राइवेट के ओन करता है, कंट्रोल करता है, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड देट मीन फॉर प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर। कहने का मतलब है ये अपने मेंबर्स को, कहने का मतलब कोऑपरेटिव बैंक में ये मेंबर्स बनाते हैं और ये मेंबर्स के थ्रू जो है मेंबर्स को ही ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वो भी चीप रेट पे, ठीक है। ये बाहर वाले लोगों को लोन नहीं देते, ये सिर्फ उन्हीं को लोन देंगे जो अपने मेंबर होंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। इसमें एग्जांपल पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, तो ये भी एक तरीका कोऑपरेटिव बैंक है। स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज बैंक जिनका काम यहाँ पर ये है, स्पेशलाइज बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, यानी इनका काम सिर्फ इसी से रिलेटेड है। अगर मैंने बोला है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो कहने का मतलब ये है कि ये बैंक जो है मनी को कन्वर्ट करती है डोमेस्टिक करेंसी, जैसे आपके रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, पाउंड में कन्वर्ट कर देना, अलग अलग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बाकी दूसरा है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इसके बारे में वैसे भी अभी फ़िलहाल कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं कि द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्रीज, ठीक है। यानी सारे बैंकों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना
जो है वो सेंट्रल बैंक, और आपको मैं बता दूं यहाँ आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शंस में हो आरबीआई, तो बिल्कुल आप आरबीआई पे आँख बंद करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आपका जो रिलेटेड था, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। तो पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय कॉमर्शियल बैंक इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये मैंने बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि आपका जो है इस तरीके। लेकिन क्या आपको पता है कि वो डिपॉजिट किस टाइप में करते हैं? तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से आपने पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। मैं बात करूँ कि डिपॉजिट आर 5 टाइप्स, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, ये स्मॉल इन्वेस्टर एंड सैलरी पीपल हैव सेविंग अकाउंट, यानी जो सैलरी पीपल होते हैं या छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका सेविंग अकाउंट होता है। और इसमें कह रहा है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और इसमें जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। जनरली बिजनेसमैन जो है करंट अकाउंट को ओपन करते हैं, और इसमें किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार आप चाहो पेमेंट करो और जितनी बार चाहो आप जो है आप रिसीव करो। लेकिन याद रखना इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता। कहने का मतलब है इस पर कोई भी बैंक जो है आपको इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट जो होता है एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और इस पर इंटरेस्ट रेट हाई होता है नॉर्मली रेट के मुकाबले। और आप जो है 2 ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, या तो डिपॉजिट एंड विड्रॉवल बस। और चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट। क्या है, दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एट द रेगुलर इंटरवल एंड द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड बैंक रिपे द होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। यानी रिकरिंग डिपॉजिट वो होता है जिसमें जो है आप पैसे को डिपॉजिट करते हो एट अ रेगुलरली इंटरवल, यानी रेगुलर बेसिस पे आप पे कर मतलब बैंक में जमा करा रहे हो, और एक टाइम पीरियड के बाद जो है आपको वो पैसा वापस कर दिया जाता है विद इंटरेस्ट के साथ। एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट का मतलब अंडर दिस अकाउंट डिपॉजिट ओवर द स्पेसिफिक लिमिट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनटू द डिपॉजिट, हैंस वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट में ये होता है कि आप एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट जो है डिसाइड कर देते हैं, और उससे ऊपर जैसे ही अमाउंट आ जाता है तो उसको जो है ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप इसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना चाहते हो या आप इसे सेविंग में ही रखना चाहते हो। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, जिसमें आप एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला आपने जो है डिपॉजिट के बारे में पढ़ा, जो कि आपको बता दिया कि एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। अब दूसरा काम है ग्रांटिंग ऑफ लोन, यानी सेकंड जो मेजर एक्टिविटी जो है कॉमर्शियल बैंक का इज़ टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांस आउट ऑफ द मनी रिसीव थ्रू द डिपॉजिट। और ये कुछ 3 टाइप्स आपके सामने दिख रहे हैं। एक है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, एंड थर्ड इज़ डिस्काउंटिंग ट्रेड। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 3 टाइप्स में जो है लोन को डिवाइड किए गए हैं। पहला है ओवरड्राफ्ट, जिसमें जो है यहाँ, चलो यार मैं पढ़ा ही देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, ओके। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट में वैलिड होता है, सेविंग अकाउंट और अदर किसी अकाउंट में वैलिड नहीं होता। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है, और अगर आपको किसी को अर्जेंटली 7,000 रुपये पे करना है तो आप पे कर सकते हो, आपके अकाउंट में माइनस में चले जाएंगे। तो इस केस में हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो याद रखना ये सेविंग में नहीं होता। सेविंग में आपके पास उतने ही रुपए होंगे
जितना आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपको जो है लोन के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। और थर्ड इज़ डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बट आप ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को ही है टाइम देना है। अब ये यहाँ पे आपका ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू जो है आप जो है सारी चीज़ें करते हो, और आपको पता ही है अब सारा काम जो है ई बैंकिंग के थ्रू है। तो इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है, दिख रहा होगा। ई बैंकिंग के बेनिफिट आपको सिंपल सा है, कोई भी बच्चा बता देगा कि ई बैंकिंग की क्या फैसिलिटी है। पहला कह रहा है कि ये आपको ट्रांसपेरेंसी देता है डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग। और दूसरे पॉइंट में बात करें तो ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर 365 डेज सर्विस टू द कस्टमर, एंड कस्टमर कैन मेक अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ऑफिस एंड हाउस वेल ट्रैवलिंग, ठीक है। एंड इट include the sense of financial discipline and greater customer satisfaction offering the unlimited access to the bank। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग के हैं। तो बेनिफिट ऑफ नॉर्मल बैंक कह रहा है ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है धीरे धीरे वो अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग जो है ई बैंकिंग शुरू कर दें। तो ये बेनिफिट जो है वो इन्हीं लोगों के लिए जो है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो ई बैंकिंग में ये सारी चीज़ें और ये बैंक के लिए क्यों बेनिफिट है ये भी आपके सामने मेंशन है। तो प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने पॉइंट्स कराया। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अगली क्लास में मैं इंश्योरेंस से चीज़ें समझाऊँगा, और जैसा कि पार्ट 2 में ही